प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले बताइए कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? देखिए, हम सबको पता है कि इस धरती पे जितने भी जीव होते हैं, सभी को अपनी लाइफ की, अपनी एक्टिविटीज़ की, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने काम को अच्छे से करने के लिए एनर्जी या फिर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक ऐसे ही प्लांट को भी बहुत सारी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, प्लांट को भी खाने की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारी तरह प्लांट खाना नहीं खाते हैं, प्लांट की मम्मी प्लांट को खाना बना के नहीं देती है, प्लांट बेचारा खुद से अपने आप से अपना खाना बनाता है। इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर खाना बनाने का एक विशेष प्रोसेस होता है, एक विशेष मैकेनिज़्म होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली इस प्रोसेस के अंदर प्लांट करते क्या हैं कि प्लांट जो होते हैं, कोई भी ग्रीन प्लांट जो होता है, वो लाइट, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपने लिए अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करता है, जो उनके लिए एक एनर्जी की तरह काम करता है। ठीक है? इस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स कुछ ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं, जो कि हम जैसे जो जीव-जंतु हैं, जो लिविंग बीइंग हैं, वो इस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं साँस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो दोस्तों, देखिए, प्लांट ने अपने लिए खाना तो बनाया ही बनाया, हमारे लिए उसने ऑक्सीजन भी दी। ठीक है? तो अगर हम ओवरऑल समराइज़ करें कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, तो हम देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कंबाइन होती है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन प्लांट, मतलब क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और वो बनाती है ग्लूकोज, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, और साथ ही साथ कुछ मात्रा में रिलीज होगा ऑक्सीजन और वाटर वेपर। ठीक है दोस्तों? तो इस प्रकार ये हुआ एक बेसिक सी चीज़ कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस में आखिर होता क्या है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। इन एक्सपेरिमेंट में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए फोटोसिंथेसिस की जब की डिस्कवरी से पहले। तो इसमें ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि किसी प्लांट की ग्रीन लीफ को अगर हम चूने के पानी में पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के सॉल्यूशन में ढक कर रखेंगे, तो उसमें क्या होता है, तो आप देखेंगे कि जो चूना होता है, जो या ये पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है, ये उस प्लांट के अंदर जो स्टार्च होता है, ये उसको सोख लेता है। ठीक है? और इस प्रकार अगर हम बाहर निकाल के देखेंगे, तो जो अंदर का हिस्सा जो इस बोतल के अंदर था, उसके अंदर स्टार्च देखने को नहीं मिलेगा, जबकि जो बाहर वाला हिस्सा जो यहाँ पर निकला हुआ है, उसमें आपको स्टार्च बनता हुआ देखने को मिलेगा। स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे ग्लूकोज़ की बात हो रही है, ठीक है? तो इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट या फिर विविध पत्ती का प्रयोग, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर अगला एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। इस एक्सपेरिमेंट को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की किताबों में बहुत फेवरेट एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पर हम देखते हैं जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में जोसेफ जो प्रिस्टले साहब हैं, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि आखिर प्लांट क्या करते हैं। देखिए, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक काँच का जार लिया, एक ग्लास का जार लिया। उसके अंदर उन्होंने एक जलती हुई मोमबत्ती और एक चूहा रखा। हम सबको पता है कि चूहे को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और किसी भी चीज़ को जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही चूँकि ऑक्सीजन का कंज़म्पशन करने वाले हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो कुछ देर बाद इनको अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिलता है कि चूहा भी मर गया और मोमबत्ती भी बुझ गई। इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो लिविंग बीइंग होते हैं और कोई भी जलती हुई जो चीज़ होती है, वो हमेशा एटमॉस्फियर को या हवा को दूषित करती है, जिसके कारण इनकी जो है डेथ हो गई। ठीक है? फिर अगले इन्होंने अपने सेकंड स्टेप में क्या किया कि इन्हीं वही फर्दर एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, लेकिन इस बार उन्होंने उस काँच के जार के अंदर रखा एक पुदीने का पौधा, एक मिंट प्लांट, और इन्हें कुछ टाइम के बाद जब इन्होंने दोबारा ऑब्ज़र्व किया, तो उन्हें ये देखने को मिला कि ना तो मोमबत्ती बुझी, ना तो चूहा मरा और ना ही पौधे पर कोई असर पड़ा। यानी कि जो पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, इनके अकॉर्डिंग, प्रिस्टले साहब के अकॉर्डिंग, जो पौधे होते हैं, वो हवा को शुद्ध करने का काम करते हैं। जो फाउल एयर होती है, उसको रिमूव करने का काम करते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं, जिसके कारण इन चूहे की और मोमबत्ती जो है, ये एज़ इट इज़ बने रहें। ठीक है?
लेकिन दोस्तों हम सबको पता है कि हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, चूँकि यहाँ पर दोनों ही ऑक्सीजन का कंजम्पशन कर रहे थे, इस कारण यहाँ पर मोमबत्ती भी बुझ गई और चूहा भी मर गया। लेकिन अगले एक्सपेरिमेंट में हम जब पौधा रख देते हैं तो हमको पता है कि पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस में वो ऑक्सीजन की गैस को रिलीज़ करता है, जिसके कारण उस ऑक्सीजन से चूहा भी ज़िंदा रहा और मोमबत्ती पर भी उसको जो जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी, वो भी मिलती रही, जिस कारण ना तो चूहा मरा और ना ही मोमबत्ती बुझी। तो इस प्रकार हम इनका एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं। ठीक है? अगले एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये भी इस एक्सपेरिमेंट में जोसेफ प्रेशर साहब ने एक हाइड्रा का एक पौधा लिया जो कि पानी में होता है और उसको उन्होंने पानी में एक्सपेरिमेंट किया और ये देखा, मतलब एक काँच का इन्होंने बीकर लिया, उसके अंदर एक हाइड्रा का पौधा रखा और एक फनल में टेस्ट ट्यूब लगा के उल्टा करके रख दिया और इन्होंने ये देखा कि धीरे-धीरे जब इसको इस सेटअप को उन्होंने धूप में रखा, एक बार इसको उन्होंने इस पूरे सेटअप को एक बार उन्होंने धूप में रखा और एक बार छाँव में रखा। जब उन्होंने इस पूरे सेटअप को धूप में रखा, तो ये देखा कि जो पौधा है, उसके अंदर छोटे-छोटे व्हाइट व्हाइट वाटर बबल्स बन रहे हैं। मतलब कि पौधे के अंदर ऑक्सीजन या जो गैस है, वो रिलीज़ हो रही है, मीन्स पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। जबकि इसी सेटअप को जब उन्होंने अंधेरे कमरे में रखा, तब उन्हें ये बबल्स फॉर्मेशन होते हुए नहीं दिखाई दिए। इससे इन्होंने क्या कन्क्लूड किया? इससे इन्होंने ये कन्क्लूड किया कि जो पौधे होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश में या सनलाइट में ही खाना बनाते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार अब हम बात करने वाले हैं अगले एक्सपेरिमेंट की। इस एक्सपेरिमेंट को हम एंजेलमैन का प्रयोग कहते हैं। टी.डब्ल्यू. एंजेलमैन ने एक्सपेरिमेंट को दिया था। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो स्पाइरुलिना एक स्पाइरोगायरा नाम का एक इन्होंने एल्गा लिया और उस एल्गा पर इन्होंने डिफरेंट-डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को डाला, एक प्रिज़्म की सहायता से। फिर इन्होंने ये देखा कि जो ब्लू कलर के रीजन वाला एरिया था, उस एरिया में इस एल्गा के अंदर काफ़ी मात्रा में जो फूड है वो फ़ॉर्म हुआ, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका फ़ॉर्मेशन देखने को मिला। वहीं जो रेड लाइट वाला एरिया है उसमें भी इन्हें जो है काफ़ी मात्रा में ये फ़ॉर्म होता हुआ दिखाई दिया। तो इस प्रकार स्पाइरोगायरा का जो क्लोरोप्लास्ट था वो रेड लाइट में और ब्लू लाइट में ज़्यादा एक्टिव था और उसने ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन किया। जबकि ग्रीन लाइट में बिल्कुल ही कम किया और येलो लाइट में थोड़ा-सा ज़्यादा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन लाइट में पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम जो वो कहाँ करते हैं, वो ब्लू लाइट और रेड लाइट की प्रेज़ेंस में करते हैं। ये इनका एक्सपेरिमेंट था और इसको उन्होंने एक ग्राफ के माध्यम से बना के दिया कि जो 400 से 500 वेवलेंथ होती है ये वाली, ये एरिया ब्लू लाइट का है। इस एरिया में इनको ज़्यादा क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड ये सब बनते हुए देखने को मिले। ठीक है? मतलब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होते होते हुए दिखी और जो रेड लाइट वाला एरिया है 600 से 700 के बीच में, वहाँ पर भी इनको फ़ॉर्म होता हुआ दिखाई दिया। बाकी बीच में देखिए तो कोई भी मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, एंजेलमैन साहब का प्रयोग था कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए ब्लू लाइट में सबसे अधिक करते हैं और फिर उसके बाद रेड लाइट में वो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है? तो अब हम अगले एक्सपेरिमेंट की बात करने से पहले अब हम एक्सपेरिमेंट क्या, अब हम बात करने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होता कहाँ पे है? ठीक है? ये इसका प्लेस कहाँ पे है और इसके लिए कौन-कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं? ठीक है? तो हम सब जानते हैं कि पौधे के ग्रीन जो हिस्से होते हैं, जो हरे भाग होते हैं, उन्हीं में प्रकाश संश्लेषण होता है और जो हरे भाग होते हैं, उनको हरा रखने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? हरित लवक की होती है, इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमको पता है कि बहुत सारे जो थैलाकोइड होते हैं, वो आपस में जुड़कर एक स्टॉक बनाते हैं, एक पाइल्स बनाते हैं, एक ढेर बनाते हैं, इसको हम ग्रैना कहते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रैना हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर पड़े होते हैं, जो कि आपस में स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है? और बीच में जहाँ-जहाँ ग्रैना नहीं होते, वहाँ पर एक लिक्विड होता है, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। हम आगे इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं कि कहाँ पर आखिर ये हरित लवक है, हरित लवक की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर बहुत सारे ग्रैना हैं जो कि थैलाकोइड के ग्रुप से बने हैं और सारे ग्रैना आपस में स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है? ये आपकी ये डायग्राम आपकी किताब का ही है। फिर इसके बाद अब हम देखेंगे ध्यान से, तो जो ग्रैना वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर आपका थैलाकोइड प्रेज़ेंट होता है, जो वहाँ पर होती है फोटोसिंथेसिस की 2 रिएक्शंस होती हैं, स्पेशली एक लाइट होती है, एक डार्क होती है। जो लाइट रिएक्शन होती है, वो आपकी होती है यहाँ पर, इस वाले हिस्से में, जिसको हम बोलते हैं ग्रैना। तो ग्रैना वाले हिस्से में या जो थैलाकोइड का से बना हुआ एरिया होता है, वहाँ पर हमें लाइट रिएक्शन देखने को मिलता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सनलाइट की प्रेज़ेंस में जो इन थैलाकोइड की सेल्स में, जो मेम्ब्रेन्स में जो वाटर होता है, उसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, उसका फोटोलिसिस ऑफ वाटर किया जाता है। मतलब प्रोटॉन्स यानी लाइट के प्रेज़ेंस में उसको तोड़ा जाएगा, उसको लिसिस की जाएगी और उससे ऑक्सीजन बनाया जाएगा। साथ ही साथ कुछ
इलेक्ट्रॉन्स, एटीपी, एनएडीपी ये सब भी हम जब डिटेल में पढ़ेंगे, जेट स्कीम वगैरह चलती है, तो उसके बाद एटीपी और एनएडीपी का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम फ्यूल कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन में पौधा अपने लिए एटीपी, एनएडीपीएच यानी कि एक तरह की फ्यूल बनाता है, एनर्जी फ्यूल बनाता है। इस फ्यूल का प्रयोग करेगा वो डार्क रिएक्शन में, जिसको हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? डार्क रिएक्शन होगी हरित लवक के क्लोरोप्लास्ट के इस वाले हिस्से में, जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो स्ट्रोमा वाले हिस्से में डार्क रिएक्शन होती है, जबकि ग्रैना वाले हिस्से में लाइट रिएक्शन होती है। कैसे होती है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आइए बने रहिए हमारे साथ। तो डार्क रिएक्शन में चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन के बारे में। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, देखिए जो सनलाइट होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर का लिसिस किया जाता है और इससे बनाया जाएगा एटीपी, एनएडीपी, जिसको हम एनर्जी फ्यूल कहते हैं। इस फ्यूल का हम प्रयोग करेंगे फिर कैल्विन साइकिल में, और उससे फिर बनेगी पौधे के लिए कार्बोहाइड्रेट या फिर शर्करा। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पर भी बताई गई है। तो अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश अभिक्रिया की, इसकी या फिर लाइट रिएक्शन। देखिए लाइट रिएक्शन जो होती है वो कहाँ होती है? लाइट रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया कि ग्राना वाले हिस्से में होता है, जो थैलाक्वाइड के ग्रुप से बना होता है। तो थैलाक्वाइड एक के ऊपर एक ऐसे स्टॉक के रूप में रखे होते हैं, एक के ऊपर एक थैलाक्वाइड रखे होते हैं। तो जो इसमें आपका एक अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड रीजन होते हैं। जो एरिया ढका होता है उसको हम अप्रेस्ड रीजन कहते हैं, जो एरिया ढका नहीं होता, जैसे जैसे इस क्लोरोप्लास्ट को देखिए, तो जो सबसे ऊपर का एरिया है यहाँ पर ये ढका हुआ नहीं है, तो इसको हम नॉन अप्रेस्ड रीजन बोलेंगे। ऐसे एक साइड का एरिया देखिए, ये भी ढका हुआ नहीं है, मतलब फ्री है। जबकि यहाँ का एरिया ये ढका होगा, ये ढका होगा, ये अपने ऊपर वाले से इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो जो इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेस्ड रीजन है। तो जो प्रेस्ड रीजन होता है, यहाँ पर दो विशेष प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, उसका नाम है फोटोसिस्टम 2। अप्रेस्ड रीजन में जो दबा हुआ एरिया होता है, अप्रेस्ड रीजन होता है, वहां पर फोटोसिस्टम 2 होता है। और जो साइड का एरिया होता है, जो दबा हुआ नहीं होता, और जो सबसे टॉप का सबसे ऊपर वाला जो थैलाक्वाइड होता है, उसकी झिल्लियों पर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई दबा हुआ पोर्शन नहीं होता, तो वो नॉन अप्रेस्ड रीजन है। वहां पर पाया जाता है फोटोसिस्टम 1। तो फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 ये दोनों थैलाक्वाइड की झिल्ली पर मौजूद होते हैं। फोटोसिस्टम 2 कहाँ होता है? जो ढका हुआ एरिया है। और साइड वाला जो एरिया है, साइड वाला यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पर साइड वाला या ऊपर वाले पे यहाँ पर होता है फोटोसिस्टम 1, नॉन अप्रेस्ड रीजन में। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही लाइट पड़ती है तो फोटोसिस्टम 2 एक्टिव होगा, और यहाँ पर थैलाक्वाइड की झिल्ली के आसपास जो मौजूद पानी होता है, जो वाटर होता है, इसकी फोटोलिसिस होगी। इसको पानी सनलाइट के प्रेजेंस में इसको तोड़ा जाएगा, और तोड़ करके इससे बनाया जाएगा ऑक्सीजन। साथ ही साथ पानी जब टूटता है तो H प्लस आयन भी जनरेट होंगे, और ये H प्लस आयन यहाँ पर इकट्ठा होते रहेंगे थैलाक्वाइड की झिल्ली के अंदर, थैलाक्वाइड के लुमेन में। ठीक है, यहाँ पर एक समय यानी ये रिएक्शन लगातार चलती रहेगी, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 से पास किए जाएंगे फोटोसिस्टम 1 को। तो फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 तक जो इलेक्ट्रॉन जाने की प्रोसेस है, जो जाने का जो प्रक्रिया है, इसको हम बोलते हैं जेड स्कीम, या फिर जेड स्कीम पढ़ते हैं इसको हम, या हिल रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्यूनोन के द्वारा, प्लास्टोसाइनिन के द्वारा, फिर ये साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स द्वारा, इन सब के माध्यम से फोटोसिस्टम 1 तक पहुंचाया जाएगा, और इस प्रक्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये एटीपी यहाँ पर भी बनेगी। साथ ही साथ जो H प्लस आयन है, जो थैलाक्वाइड के लुमेन में इकट्ठा होते जा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर बहुत सारे H प्लस आयन इकट्ठा हो जाएंगे। कहाँ पर? थैलाक्वाइड के लुमेन में। तो थैलाक्वाइड के लुमेन में H प्लस आयन अगर बढ़ता जाएगा तो होगा क्या, आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में सॉरेंसन स्केल। सॉरेंसन स्केल ये कहता है कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो पीएच घटता है, H प्लस बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, पीएच घटेगा मतलब एसिडिटी बढ़ेगी। तो ज्यादा एसिड बनेगा तो इस थैलाक्वाइड के जलने का खतरा होता है ना, ये जल सकती है एसिड बनने की वजह से। तो यहाँ की एसिडिटी को कम करना है, तो इसके लिए हमें H प्लस आयन को बाहर निकालना है। तो H प्लस आयन को बाहर निकालने के लिए थैलाक्वाइड की झिल्ली पर ही एटीपी सिंथेज चैनल पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से H प्लस आयन को, जो थैलाक्वाइड की झिल्ली के अंदर है, लुमेन में है, जो वाटर के लिसिस से बने हैं, उनको बाहर किया जाएगा। और जैसे ही H प्लस आयन इससे गुजरते हैं, बाहर जाते हैं, तो हर एक जब 3 H प्लस आयन इससे बाहर जाते हैं, तो यहाँ पर एक एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ ही साथ जो फोटोसिस्टम 1 होता है, जो मतलब पानी के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ था, उस इलेक्ट्रॉन को जेड स्कीम में जब भेजते हैं, तो फोटोसिस्टम 1 के पास जब वो फाइनली पहुंचेगा, तो वहां के आने के बाद प्रोडक्शन में जाएगा, फिर वो एनएडीपीएच के पास जाएगा, मतलब वो फाइनली प्रोडक्शन फिर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन से एनएडीपीएच जनरेट करेगा। तो हम जानते हैं कि जो एनएडीपीएच होता है और जो एटीपी होता है, ये दोनों एनर्जी करेंसी की तरह काम करते हैं, फ्यूल की तरह काम करते हैं। फ्यूल का मतलब जैसे हमारे घरों में खाना बनाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए होती है, हमें गैस चाहिए होता है, बिना गैस के तो हम खाना बना नहीं पाएंगे। तो वैसे ही
दिन के समय या जब लाइट होती है तो पौधे के अंदर लाइट रिएक्शन चलेगी तो पौधा क्या करेगा, वाटर की लिसिस करेगा, फोटोसिस्टम 2 और 1 इन्वॉल्व होंगे और एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा। ये एटीपी और एनएडीपीएच क्या करते हैं, एनर्जी फ्यूल की तरह काम करते हैं और इस फ्यूल का प्रयोग पौधा करेगा अपने लिए खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसके माध्यम से H प्लस आयन को जब थैलेकोइड के लुमेन से जब बाहर भेजा जाएगा स्ट्रोमा के साइड में, तब एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपकी किताबों में इसको देख लीजिएगा। फिर एटीपी और एनएडीपीएच का हम प्रयोग करेंगे डार्क रिएक्शन यानी कैल्विन साइकिल में, क्या बनाने के लिए, पौधे के लिए खाना बनाने में, ठीक है। तो इस प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं, चलिए लाइट रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये जेड स्कीम जो भी मैं कह रहा था बार बार, जेड स्कीम जेड स्कीम जेड स्कीम, कैसे जेड स्कीम चलती है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए जेड स्कीम जब चलती है तो सबसे पहले जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, एलएचसी को हम बोलते हैं, फोटो सिस्टम 2 सबसे पहले जो है, फोटो सिस्टम 2 यहाँ पर सबसे पहले जब लाइट पड़ेगी, इसकी काम करने की जो वो होती है 680 नैनोमीटर की लाइट पे काम करता है, जबकि फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो 700 नैनोमीटर की लाइट पे काम करता है, ठीक है। रिएक्शन सेंटर उसका जो है 680 होता है PS2 का, और PS1 का जो होता है वो 700 नैनोमीटर होता है। तो जब लाइट पड़ेगी सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 पे, तो उसके बाद ये एलएचसी एक्टिवेट होंगे और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के, मतलब जो फोटो वाटर टूटेगा, वाटर की लिसिस होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन पास कर दिए जाएंगे फोटो सिस्टम 2 को, एक्साइटेड स्टेट को। उसके बाद H प्लस आयन और O, ऑक्सीजन तो गैस है वो बाहर निकल जाएगी, लेकिन H प्लस आयन ये वही H प्लस आयन है जो भी मैंने आपको दिखाया था थैलेकोइड की झिल्ली में, थैलेकोइड के लुमेन में इकट्ठा होता रहता है। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में फोटो सिस्टम 2 के पास, फिर उसके बाद ये लौटेंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से फिर से फोटो सिस्टम 1 के पास। फोटो सिस्टम 1 के पास जब ये लौट रहे होते हैं तो इस दौरान एटीपी और मतलब एडीपी और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद इस पर पुनः लाइट पड़ती है फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर पे, और ये इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइटेड होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के फर्दर कहाँ छोड़ दिया जाएगा, इसका यूज़ हो जाता है एनएडीपीएच बनाने में। तो एनएडीपीएच जो होता है वो भी एटीपी से ज़्यादा बड़ी एनर्जी करेंसी होती है। ठीक इसको आप वैसे समझ सकते हैं जैसे रुपया और डॉलर में जो है, दोनों करेंसी हैं लेकिन डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है। तो वैसे ही एनएडीपीएच की वैल्यू ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा फ्यूल का प्रोडक्शन करता है। एक एनएडीपीएच से याद रखिएगा 3 एटीपी का प्रोडक्शन होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये उसी की डिटेल रिएक्शंस हैं जो आपकी किताब के बाहर से हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 पे लाइट जब पड़ेगी तो 680 नैनोमीटर पे जो इसका रिएक्शन सेंटर है वो एक्टिवेट होगा, वाटर की लिसिस कराएगा, इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, फिर वो फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन और मतलब क्यूए और क्यूबी के माध्यम से होते हुए साइटोक्रोम B6 के पास जाएँगे, फिर यहाँ पर H प्लस आयन का जनरेशन मतलब पास होंगे इससे और एटीपी का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे थियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन के बाद साइटोक्रोम B6F, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे प्लास्टोसाइनिन की तरफ, और प्लास्टोसाइनिन से आगे ये इलेक्ट्रॉन पास कर दिए जाएँगे फोटो सिस्टम 1 को। फोटो सिस्टम 1 को जब इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तब ये दोबारा लाइट एनर्जी को कैच करके ये फिर से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और अब ये एक्साइटेड होकर के पास किया जाएगा मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए को, जिसको हम A0 कहते हैं, फिर फ्लुलाक्विनोन को जिसको हम A1 कहते हैं, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन को, फिर फेरोडॉक्सिन को और फिर फ्लैवोप्रोटीन को, और लास्टली वो इलेक्ट्रॉन एनएडीपी पॉजिटिव को दे दिया जाता है, जिसके साथ वो मिल करके एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार ये एनएडीपीएच जो यहाँ पर बना फोटो सिस्टम 1 के पास, और एटीपी जो यहाँ पर बना और यहाँ पर बना, ये सारा एटीपी कहाँ यूज़ होगा, कैल्विन साइकिल में, जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार ये आपकी हम लोगों ने डिस्कस की फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन या जेड स्कीम जिसको हम कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन या जेड स्कीम का मेन उद्देश्य क्या था, एटीपी और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन। लेकिन एटीपी बनने का जो प्रोसेस है, इसमें हम फॉस्फेट को जोड़ते हैं, इसीलिए एडीपी में फॉस्फेट को जोड़ते हैं, इसीलिए इसको हम फास्फोराइलेशन कहते हैं। चूंकि ये सारा का सारा फास्फोराइलेशन लाइट पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए इसको हम फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं। अब ये फोटो फास्फोराइलेशन जो होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक हम पढ़ते हैं अचक्रीय, और एक होता है साइक्लिक या चक्रीय फास्फोराइलेशन। जो अचक्रीय या नॉन साइक्लिक होता है, इसमें फोटो सिस्टम जो सिंपली अभी हमने जेड स्कीम पहले पढ़ी थी, यानी कि सिंपली जो है वो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन जब वाटर की फोटोलिसिस होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो फर्दर पास कर दिए जाएंगे फोटो सिस्टम 1 के पास, और फाइनली वो एनएडीपी पॉजिटिव को दे करके एनएडीपीएच बना लिए जाएंगे। तो इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वहां लौट कर नहीं आता, बल्कि यहाँ पर यूटिलाइज हो जाता है। जबकि जो साइक्लिक वाला रिएक्शन होता है, साइक्लिक फास्फोराइलेशन होता है, उसमें क्या होता है,
फोटो सिस्टम टू इन्वॉल्व नहीं होता है। फोटो सिस्टम टू इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें क्या होगा कि जो क्लोरोफिल मतलब ये P700 है, जो कि फोटो सिस्टम 1 का पार्ट है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड होकर के, अब चूँकि ये फोटो सिस्टम 2 से नहीं आया है, तो इसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि ये फेरेडॉक्सिन को पास कर सके, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर देखिए, वही वाला प्रोसेस यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। जब लाइट पड़ती है फोटो सिस्टम 2 के पास, तो इलेक्ट्रॉन तो एक्साइटेड होंगे, लेकिन इसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये जा सके फेरेडॉक्सिन के पास या एनएडीपीएच के पास, तो ये वापस से बैक कर दिया जाता है किसको? इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह को। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये बैक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह के पास, और यहाँ से बैक होकर के ये पुनः P7 मतलब फोटो सिस्टम 1 के पास लौट आता है। यानी ये साइकिल बार-बार ऐसे चलती रहेगी, और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके एटीपी का फॉर्मेशन करते रहेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी साइक्लिक फास्फोराइलेशन होता है, चक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है, तो उस दौरान केवल और केवल एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनएडीपीएच का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि अचक्रीय वाले में आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर एटीपी का भी फॉर्मेशन हो रहा है, और फर्दर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ पर एनएडीपीएच का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि साइक्लिक फास्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो है नॉन साइक्लिक वाली, क्योंकि इसमें एटीपी का भी फॉर्मेशन हो रहा है और आपका एनएडीपीएच का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। तो ये याद रखिएगा, ये कहाँ की बात कर रहे हैं? जो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन थी, जब उसपे ये हम पढ़ते हैं कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है, कहाँ पर? PS2 पर, जो कि 680 नैनोमीटर के रिएक्शन सेंटर पे काम करता है। जैसे इस पर लाइट पड़ती है, जो पानी होता है वो टूटेगा, ऑक्सीजन बनाएगा, H+ आयन बनाएगा, H+ आयन तो ल्यूमेन में इकट्ठा होते जाएँगे, इलेक्ट्रॉन को पास कर दिया जाएगा ऐसे जेड स्कीम के थ्रू, अभी जो हमने पढ़ा था। PS1 के पास, और PS1 फाइनली यहाँ पर तो पहले देखिए साइटोक्रोम B6 के पास जब जाएगा तो एटीपी बना लेगा, एटीपी, ठीक है? और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर पास होगा वो एनएडीपीएच बना लेगा, ठीक है? तो ये एटीपी और एनएडीपीएच बनाने का जो काम है, वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। तो जो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये H+ आयन जो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं लुमेन के अंदर, इस सारे H+ आयन को बाहर भेजा जाता है स्ट्रोमा की तरफ, और जो साइटोक्रोम B6 के पास H+ है, उसको भी बाहर की तरफ भेजा जाएगा, ताकि अंदर जो लुमेन के अंदर H+ आयन के कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से जो पीएच डाउन हो गया था, एसिडिटी बढ़ गई थी, उसको कम किया जा सके। तो इस प्रकार याद रखिएगा कि क्या होता है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो जब थैलेपाइड की झिल्ली से H+ आयन को एटीपी सिंथेज चैनल के माध्यम से हम बाहर फेंकते हैं, कहाँ की तरफ? स्ट्रोमा की तरफ। तो वहाँ पर जब H+ आयन गुजरेगा तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम बोलते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है? तो इस प्रकार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको आप एक बार प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया, या जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो डार्क रिएक्शन में अब हम बात करने वाले हैं, देखिए सिंपली क्या होता है डार्क रिएक्शन में, कि लाइट रिएक्शन जब चलती है तो उसके बाद एटीपी और एनएडीपीएच जनरेट होते हैं, फिर उसका यूज़ हम करेंगे डार्क रिएक्शन में, यानी कि स्ट्रोमा के अंदर, और उससे हम बनाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट, या जिसको हम ग्लूकोज या स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है? तो अब हम ये देखते हैं कि इस धरती पे जितने भी पौधे हैं, उन सब के अंदर जो खाना बनाने का काम है, जो डार्क रिएक्शन है, स्पेशली उसी का काम होता है फूड का प्रोडक्शन करना। तो जो डार्क रिएक्शन है, ये डार्क रिएक्शन सारे पौधों में एक जैसी नहीं होती है। जैसे इस धरती पे जितने भी लोग हैं, सभी इंसानों में, या आपके घरों में या हमारे घर की बात करें, तो हम सबके घरों में एक ही खाने को बनाने के अलग-अलग तरीके होते हैं। ठीक वैसे ही इस धरती पे सारे पौधे भी सेम नहीं हैं। तो उनके अंदर भी खाना बनाने का जो प्रोसेस है वो अलग-अलग होता है। जैसे कुछ पौधों के अंदर जो पाथवे होता है उसको हम बोलते हैं C3 पाथवे या कैल्विन साइकिल। इसको सबसे पहले मेल्विन कैल्विन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसीलिए इसको हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं, ठीक है? जबकि कुछ और पौधे होते हैं जो सी जिनके अंदर C4 पाथवे चलता है, ठीक है? तो हम इन दोनों पाथवेज़ के बारे में अब चलिए बारी-बारी डिस्कस करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में कौन-सी साइकिल चलती है? C3 साइकिल चलती है। तो केल्विन साइकिल, या इसको हम C3 साइकिल कहते हैं, ये 3 स्टेप का प्रोसेस होता है और ये मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में चलता है। इसमें 3 स्टेप कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होता है, फिर रिडक्शन होता है जिसको हम अपचयन कहते हैं, और फिर रीजनरेशन होता है जिसको हम पुनरुद्भवन कहते हैं। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि जो अब देखिए, जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका
और स्ट्रोमा के अंदर रिबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट नामक एंजाइम होता है, इसका उपयोग करके कार्बोक्सिलेशन किया जाता है और उससे बनाया जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना है, इसको फर्दर फिर रिड्यूस किया जाएगा एटीपी और एनएडीपीएच की हेल्प से। तो इससे फिर आगे हम बनाते हैं ट्राइओस फॉस्फेट। ये जो ट्राइओस फॉस्फेट बनते हैं, इन्हीं में से कुछ मॉलिक्यूल हम यूज कर लेते हैं स्टार्च और शर्करा बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, और बाकी के जो बचे हुए मॉलिक्यूल होते हैं ट्राइओस फॉस्फेट को, इसको हम रीजेनरेट करके पुनः रिबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट या रुबिस्को बना लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। ट्रायोस फॉस्फेट से रिबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बनाने की जो पुनः कहानी है, इसको हम पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर 12 एटीपी और 12 एनएडीएच और यहाँ पर 6 एटीपी। तो टोटल जो कार्बोक्सिलेशन ये जो केल्विन साइकिल होती है, इसमें 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच का इस्तेमाल किया जाता है। तब जाकर के आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पर तैयार किया जाता है। ठीक है? अगर ये एक बार में, मानिए कि एक बार में एक कार्बन ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब C6H12O6, तो C6 यानी 6 कार्बन है, तो एक बार साइकिल चलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन यहाँ डाला जाएगा और इस प्रोसेस में एक एटीपी यहाँ पे, एक एटीपी यहाँ पे, तो एक बार में 2 एटीपी। ठीक है? वैसे तो यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ पे 2 एटीपी और 2 एनएडीएच एक बार में लगता है, तो 6 बार में 6 दूनी 12 एटीपी और 12 एनएडीएच यहाँ पे लगेगा और 6 बार में 6 एटीपी यहाँ पे लगेगी, तो 12 6 18 एटीपी टोटल इस्तेमाल होती है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने में केल्विन साइकिल के माध्यम से। ठीक है? तो दोस्तों इसको देख लीजिएगा ध्यान से। अब हम बात करने वाले हैं C4 साइकिल की। तो देखिए C4 साइकिल जो होती है, ये कहाँ चलती है? ये स्पेशली उन पौधों में चलती है जिनके अंदर क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, जो खास करके ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें मेसोफिल और बंडल शीथ 2 प्रकार की स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें बंडल शीथ की सेल अंदर होती है और उसको चारों, ये बंडल शीथ की सेल है और उसको चारों तरफ से मेसोफिल्स की सेल जो होती हैं, वो चारों तरफ से कवर करती हैं। इस एनाटॉमी को हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। और क्रेंज एनाटॉमी में क्या है, मेसोफिल की सेल्स बाहर की तरफ हैं और अंदर की साइड कौन सी है, बंडल शीथ की सेल्स। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या काम होता है, जो ये बड़ा डायग्राम है, इसी डायग्राम को हम यहाँ समझते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा, जो मेसोफिल सेल्स होती हैं उनमें एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, वो बाइकार्बोनेट में बदल करके उसको हम फास्फोइनॉल पाइरुवेट टीईपी के साथ जोड़ते हैं और उसको हम जोड़ करके एक 4 कार्बन का, ये 3 कार्बन का होता है, टीईपी 3 कार्बन का होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बन मिलकर के 4 कार्बन का एक यौगिक बनाएंगे और इसको हम C4 यौगिक बना करके, इसको हम C4 कहाँ बना, C4 जो मॉलिक्यूल बना है वो बना है मेसोफिल सेल में। फिर C4 अम्ल को, C4 एसिड को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, परिवहन कर देंगे, इसको भेज देंगे कहाँ पर, बंडल शीथ की सेल्स में। बंडल शीथ की सेल्स में C4 अम्ल पहुंचेगा और वहां पहुंचने के बाद इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकली है, अब ये बंडल शीथ के अंदर फिर से वही केल्विन साइकिल चलाएगी जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, यानी सेम वही प्रोसेस है, लेकिन इतना काम जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है? यहाँ से यहाँ तक आने का ये काम एक्स्ट्रा हो रहा है, इतना काम एक्स्ट्रा हो रहा है, बाकी यहाँ से तो वही काम है जो हमने भी पीछे पढ़ा था। अब उसके बाद जो C3 मतलब एक ये कार्बन तो चला जाएगा केल्विन साइकिल में, जो C3 अम्ल, अब 4 कार्बन थे, एक निकल गया, बचे कितने, 3। अब ये जो 3 बचे हैं इनको पुनः से रिवर्ट बैक कर दिया जाता है, फिर से रीजनरेट कर लिया जाएगा इससे, इसको मतलब बंडल शीथ की सेल से मेसोफिल सेल में वापस कर लिया जाएगा और फिर इससे क्या बना लिया जाएगा, फास्फोइनॉल पाइरुवेट। इस प्रकार ये साइकिल बार-बार चलती रहती है और यहाँ पर एक बार में एक कार्बन जाएगा तो टोटल 6 बार जब साइकिल चलेगी तब जाकर के केल्विन साइकिल के 6 स्टेप पूरे होंगे और एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो जितने वहाँ पर होते हैं एटीपी का इस्तेमाल, उससे यहाँ पर याद रखिएगा 6 मतलब एक बार में 2 एटीपी यहाँ पे एक्स्ट्रा लगते हैं। ये रीजनरेशन वाले स्टेप में जब हम C4 अम्ल को यहाँ भेज करके इससे पुनः फास्फोनिल पाइरुवेट बनाते हैं, तो यहाँ पर एटीपी एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है? तो यहाँ पर ये आप याद रखिएगा, बाकी सेम कहानी वैसे ही है जैसे पहले थी। एडीपी एनएडीपीएच उतना ही लगेगा, बस केवल एटीपी एक्स्ट्रा लगता है। अब हम बात करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हम कुछ मेन फैक्टर्स पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। हम सबको पता है कि नाम ही इसका प्रकाश संश्लेषण है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो सबसे पहले इसके लिए तो प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश ही नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण किस बात का। तो याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश बहुत ही आवश्यक फैक्टर होता है, आवश्यक कारक होता है।
तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि हम जैसे-जैसे प्रकाश को बढ़ाते जाते हैं, लाइट इंटेंसिटी को हम जैसे-जैसे बढ़ाते जाएँगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी वैसे-वैसे बढ़ती जाती है। देखो स्टार्टिंग में देखो ये लाइट बढ़ाते जा रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप उसके बाद कितनी भी लाइट इंटेंसिटी बढ़ा लीजिए, लेकिन उधर का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है? तो ये बस वही कहना चाह रहा है कि जैसे-जैसे शुरुआत में हम लाइट को बढ़ाते जाते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती जाती है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि कितनी भी लाइट आप बढ़ा लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की दर या उसकी रेट वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं दूसरे फैक्टर की और दूसरे फैक्टर का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। तो देखिए ध्यान से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये भी हमको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही ज़रूरी कारक है। बहुत इसमें हमने पढ़ा अभी कि जो डार्क रिएक्शन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही चाहिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को कहाँ से मिलेगी? स्टोमेटा जब जो एटमॉस्फेयर में हम लोग छोड़ते हैं, वही पौधा स्टोमेटा के थ्रू लेगा और लेकर के उसी से अपने लिए वो खाना बनाएगा, अपने लिए वो केल्विन साइकिल में या C4 साइकिल में वो इसी कार्बन को ही फिक्स करता है। तो पौधे के अंदर जो कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन होती है, वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड से ही होती है। तो जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, पौधा कार्बन का इस्तेमाल कैसे करेगा? ग्लूकोज़ कैसे बनाएगा? तो याद रखेंगे दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तो कोई भी प्रकाश संश्लेषण या कोई भी फोटोसिंथेसिस बिना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के या ऑप्टिमम टेम्परेचर के नहीं हो पाती है। अगर बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी या बहुत लो टेम्परेचर हो जाए, एकदम बर्फ जम जाए चारों तरफ तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो याद रखिएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर पौधे को चाहिए होता है ताकि वो खूब बढ़िया से फोटोसिंथेसिस कर सके। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इम्पोर्टेंट कारक है उसका नाम है जल या वाटर। तो हम सब जानते हैं कि पानी तो पौधे को चाहिए, बिना पानी के तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी ही नहीं। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया है, जिसमें अभी हमने बात की थी, जिसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा था, बिना पानी के तो वो होगा ही नहीं। तो जब पानी ही नहीं रहेगा तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगी, एटीपी नहीं बनेगा, एनएडीपीएच नहीं बनेगा, फ्यूल ही नहीं बनेगा। जब फ्यूल नहीं है, गैस नहीं है तो खाना कैसे बनेगा? आप खुद सोचिए ना, ईंधन चाहिए ना। तो जल का होना, पानी का होना पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। और याद रखिएगा अगर पानी नहीं होगा तो पौधा फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेगा और साथ ही साथ हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, ये बाई प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। तो एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है, वो पौधे के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है फोटोसिंथेसिस के दौरान ही। और ये कहाँ से निकलती है? जो भी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, वो पानी से आती है और ये बनाने का काम कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। आज हमने बहुत ही सुपरफिशियल वे में आपको ये पढ़ाने का प्रयास किया है कि पौधों में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, प्रकाश अभिक्रिया, अंधकार अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हमने पढ़ी। हमने उन कहाँ होती है वो देखा और हमने आगे ये पढ़ा कि इनको प्रभावित करने वाले कुछ कारक क्या-क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।